स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत विधु पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण निकाल लिए थे, उसको देखे थे कि कितना होता है। तो आप लोगों ने देखा कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत विधु रखा है तो उस पर लगने वाला वैद्युत विधु का आघूर्ण टाउ बराबर होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, यानी वैद्युत विधु आघूर्ण भी एक सदिश राशि होती है, उसका बल युग्म का आघूर्ण हो गया टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। और अगर अदिश रूप में लिखना है, मतलब वेक्टर के रूप में नहीं लिखना है, तो P E और साथ में क्या होता है साइन थीटा टाउ बराबर। ठीक है, उस वीडियो में इसके मात्रक के बारे में चर्चा नहीं हुई थी और ये नहीं लिखा गया था कि ये एक सदिश राशि होती है, इसकी विमा क्या होती है। तो इसको जरा लिख लेते हैं हम लोग। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं उसी वीडियो में, मतलब उसी हेडिंग में। देखिए बोले, देखिए बल युग्म का आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा, बल युग्म का आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा P तथा E के लंबवत होती है, P तथा E के लंबवत होती है, P तथा E के लंबवत होती है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए, थोड़ा सा और इस सूत्र को सरल करते हैं। तो टाउ बराबर हम लोग जानते हैं P को हम लोग जानते हैं Q इंटू 2L। ठीक है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। P बराबर होता है Q इंटू 2L और E साइन थीटा। एक सूत्र ये आपका ये भी बन सकता है, टाउ बराबर Q 2L E साइन थीटा। या फिर एक सूत्र और बन सकता है, टाउ बराबर देखिए Q इंटू 2L और E को हम लोग जानते हैं F अपन Q। ठीक है, Q क्या होता है, E क्या होता है, बल बटा में आवेश की मात्रा, Q साइन थीटा। ओके, तो यहाँ देखिए Q से Q कट जाएगा, यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल बचेगा हमारा F इंटू 2L साइन थीटा। ठीक है, तो ये सबसे सरल सूत्र हो गया। आप चाहे तो ये सूत्र लिखिए, ये सूत्र लिखिए, ये सूत्र लिखिए, किसी पे जिससे सवाल देना होगा उससे आप वो सूत्र लगा के सवाल निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो टाउ का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो उसे में लिख लेंगे इसका मात्रक न्यूटन मीटर, इसका मात्रक न्यूटन मीटर, वह विमा बल की विमा mLT -2 और मीटर की विमा L। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा m L पे 2 T पे -2। ठीक है, इसका मात्रक यानी बल युग्म के आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर व विमा mL पे 2 T पे -2 होती है। हो गया, इसका मात्रक न्यूटन मीटर व विमा mL पे 2 T पे -2 होती है। ठीक है, यहाँ से पिछले वीडियो में ये सब छूट गया था। ओके, आज हम लोग को पढ़ना है कि जब किसी वैद्युत विधु को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखकर घुमाते हैं। कल तो देखे कि अगर ऐसे वैद्युत क्षेत्र को रखे थे, ये घूम जा रहा था, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जा रहा था, और इस दिशा में फिर इसके पास घूमने की कोई ताकत नहीं होती है। देखिए एक छोटी सी देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है और जब हम इसमें वैद्युत विधु को ऐसे रख रहे थे, प्लस Q यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो इस पर एक बल इधर लग रहा था और एक बल इधर लग रहा था। तो उससे हुआ क्या कि ये घूम रहा था ऐसे, जब घूम गया ऐसे हो गया, तो अभी भी इस पे बल लग रहा है, इधर की तरफ पॉजिटिव वाला फोर्स लग रहा है और इधर की तरफ निगेटिव वाला फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों बल समान परिमाण के, एक दूसरे के विपरीत, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं क्या हो जाएंगी, एक ही चीज में हो जाएंगी। अभी एक किस चीज में इनकी क्रिया रेखा नहीं थी, एक ऊपर की तरफ लग रहा था और एक नीचे तरफ ऐसे लग रहा था, लेकिन जब ये घूम के वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा, तो तब भी इसको बल लगेंगे, बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होंगे, समान होंगे, लेकिन क्रिया रेखा एक ही पे हो जाएगी। जब क्रिया रेखा एक ही पे हो जाएगी तो ना वो वैद्युत विधु इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, ना ऐसे घूमेगा, वो हो जाएगा अस्थायी संतुलन अवस्था में। उसको बोलते हैं संतुलन की अवस्था में या अस्थायी संतुलन की अवस्था में, क्योंकि इस पर एक तरह से मान लिया जाता है कि लगने वाला बल शून्य है। बल तो लगता ही है, लेकिन टोटल
रिजल्टेंट फोर्स इस पे कहें तो शून्य है, ठीक है, तो ये अस्थायी रहता है। और अगर इसको यहाँ से ऐसे घुमा दें तो फिर ये वापस आने की कोशिश करता है, ऐसे अस्थायी है। इसको घुमा दें ऐसे तो हमने कल देखा कि ये वापस ऐसे आने की कोशिश करता है, और घुमा दें तो और तेजी से आने की कोशिश करेगा, यानी ये अस्थायी अवस्था है। और अस्थायी अवस्था से जितना इसको डिस्प्लेस करेंगे, हम जितना इसको विस्थापित करेंगे, ये उतना ही तेजी से वापस आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हम लोग को यही निकालना है कि अगर हम किसी वैद्युत विद्युत को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रख दिए, अस्थायी अवस्था में रख दिए, और उसको घुमा रहे हैं किसी कोण से, मान लीजिए थीटा कोण से 90 अंश, 180 अंश, 60 अंश, 45, जितने अंश की कोण से अगर हम उसको घुमा रहे हैं तो हम घुमाएंगे तो कुछ कार्य होगा, तो हमको निकालना है कि कितना कार्य हमको करना पड़ेगा। दूसरा ये पहला हो गया। दूसरा कि अगर हम घुमा रहे हैं तो हमने इतना कार्य इस पे किया, तो वो कार्य कहाँ गया, कहाँ, तो वो कार्य इसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। दूसरा हमको ये काम करना है कि इसमें कितनी ऊर्जा है उसको निकालना है, ठीक है, कितनी ऊर्जा संचित हुई इसको निकालना है। तो दो काम करना है हम लोग को, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विद्युत को घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, और दूसरा उसके बाद संचित स्थिति ऊर्जा निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की पढ़ाई। देखिए ठीक है, बनाया जाए। कल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताया गया था कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एकांक एरिया से, मतलब एक निश्चित एरिया से 4-5 गुजर रही हैं और फिर उसी निश्चित एरिया से कभी 20 गुजर रही हैं, तो 5 वाले की ताकत कम होगी, 20 वाले की ताकत अधिक होगी। यानी अगर हम एरिया को फिक्स रखें, उसको कहते हैं एकांक वैद्युत क्षेत्र, या एकांक क्षेत्रफल, सॉरी एकांक क्षेत्रफल कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बंध रेखाओं की संख्या को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, कैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। उसको आगे चल के हम लोग वैद्युत फ्लक्स के नाम से भी जानेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया एक समान वैद्युत क्षेत्र और इसमें दो स्थितियां बनाते हैं, ठीक है। एक और सीधा बना के दिखा देते हैं, आपको केवल ये वाला सीधा बनाना रहेगा और कोई सीधा नहीं। ठीक है, अभी हमने शुरू में क्या देखा कि एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विद्युत को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रख दिए, ठीक है। एक वैद्युत क्षेत्र को हमने क्या किया, वैद्युत विद्युत को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रख दिए। अनुदिश रख दिए तो इस पर माइनस क्यू अगर चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा, परिणामी बल शून्य होगा। इस पर बल लगेगा इधर, इस पर लगेगा इधर, दोनों की क्रिया रेखा एक दिशा में हो जाएगी और समान परिमाण के हैं, इसलिए शून्य हो जाएगा। तो ये हो गया अस्थायी अवस्था में। अब अगर ये अस्थायी अवस्था में हुआ तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से घुमा दिया। क्या किया, घुमा। अच्छा, यहाँ पे कितने अंश का कोण बनना था जब ये अस्थायी अवस्था में था, तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विद्युत के बीच कितने अंश का कोण बनना था, 0 अंश का कोण बनना था। कितने अंश का, 0 अंश का। और हम उसको क्या किए, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण घुमा दिए, जैसा कल किए थे। वैद्युत क्षेत्र से हमने इसको उठाया और ऐसे थीटा कोण घुमा दिया। तो अभी थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य हुआ हमको यही निकालना है। हमारा यही टारगेट है कि अगर हम इसको थीटा कोण घुमा रहे हैं तो कितना हमको कार्य करना पड़ेगा। समझ में आया कि पहले वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत विद्युत को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रख दिए और फिर उसको थीटा कोण घुमा दिए। थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य हुआ, इसी गणना करनी है। समझ में आया क्या करना है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे कि कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कि कार्य W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर बल और विस्थापन दोनों के बीच कुछ कोण बनता हो तो साथ में क्या होता है, cos थीटा। और यहाँ से पता चलता है हमको कि कार्य एक अदिश राशि होती है। ये तो हम लोग सिंपल सा पढ़े हैं, जब कोई पिंड सरल रेखा में गति करता है ऐसे। अगर कोई पिंड में घूर्णन गति करता है तब भी कार्य होता है, और वहां पे कार्य बराबर होता है टाउ इंटू थीटा। जैसे यहाँ पे बल गुणे विस्थापन होता है, वहां पे जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन, बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। इसलिए कहा जाता है कि जैसे सरल रेखा में बल होता है वैसे ही घूर्णन गति में, सरल रेखा वाली गति में बल होता है जैसे वैसे ही घूर्णन गति में बल आघूर्ण होता है। जैसे सरल रेखा में विस्थापन होता है उसी तरह घूर्णन गति में कोणीय विस्थापन होता है, ठीक है। तो अगर हमको कार्य निकालना है तो कार्य का क्या सूत्र है, बल आघूर्ण गुणे क्या कर दें, कोणीय विस्थापन कर दें। ये हमारा सूत्र होता है, बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। कल हम लोग बल आघूर्ण निकाले भी थे कि टाउ बराबर होता है P sin थीटा, ऐसे करके। आज हम लोग कुछ कोण घुमाएंगे और उसके द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं।
तो पहले कार्य निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा कोण घुमाते हैं कि थोड़ा सा कोण घुमाए थे कितना कार्य हुआ, तो फिर उसका समाकलन कर देंगे, पूरा कार्य निकाल लेते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग। तो चलिए पहले मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से कितने अंश कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। ओके, कितने अंश कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा गया है। तो यहाँ से इसको घुमा के लेगा तो कुछ कार्य तो किए है ना, ठीक है, इसी को हमको निकालना है। हमने क्या किया कि पहले छोटा सा कोण घुमाए, इसको थोड़ा सा और छोटा सा कोण घुमाए, और वो छोटा सा कोण मान लेते हैं डी थीटा। कितना, डी थीटा। तो अब हमने क्या किया, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, हमने इसको घुमाया कितना कोण, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम लिख दें कि ये कितना है, डी थीटा। कितना घुमाया हमने, डी थीटा। तो जब वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग क्षेत्र के अनुदिश से थीटा कोण विस्थापित किए हैं तो इस पर एक बल आघूर्ण लगा होगा। बल आघूर्ण कितना रहा होगा, तो आंसर है बल आघूर्ण रहा होगा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर कितना रहा होगा, पी ई साइन थीटा, जहाँ ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और पी क्यू इंटू टू है। ठीक है, तो ये हम लोग कल निकाले थे कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखें तो उस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा। तो हमने जब इसको थीटा कोण पर रखा था तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना था, पी ई साइन थीटा। ये व्हाइट चॉक पे जो दिखाए उसको देखिए, जब थीटा कोण पर ये था तो लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण पी ई साइन थीटा। अब हमने उसको कितना विस्थापित किया, डी थीटा कोण। तो जब छोटा सा कोण विस्थापित किए तो छोटा सा कार्य होगा, तो इसलिए लिखेंगे, अतः अब लिखेंगे, अब द्विध्रुव को डी थीटा, छोटा सा कोण डी थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य, डी डब्ल्यू हो, क्योंकि छोटा सा कोण घुमाने में छोटा कार्य डी डब्ल्यू हो, तब घूर्णन गति में कार्य बराबर होता है डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। कितना कोण में विस्थापित किया हमने, डी थीटा कोण में विस्थापन किया, इसलिए डी डब्ल्यू बराबर लिख सकते हैं टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, तो हमको छोटा सा कोण नहीं घुमाना है, हमको तो एक यहाँ से 0 अंश से थीटा कोण घुमाना है, या फिर 90 अंश से 45 अंश घुमाना है, 30 अंश से 60 अंश घुमाना है, मतलब अलग अलग जितना भी कोण चाहे हम वहां पे रख के उससे उसको घुमा सकते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि एक थीटा 1 कोण ले लेते हैं और एक थीटा 2 कोण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि थीटा 1 कोण पे रखे थे और उसको थीटा 2 कोण पर घुमाए तो कितना कार्य हुआ, उससे निकालेंगे। इसलिए लिखेंगे थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में कृत कार्य, थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में कृत कार्य को अगर हम W माने, इस फिगर की नहीं जरूरत है समझाने के लिए था। थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में कृत कार्य को अगर हम W से दिखाएं तो W बराबर होगा समाकलन, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक, थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक। किसका समाकलन, तो छोटे से कार्य का, छोटा छोटा कार्य सब जगह निकाल के सबको ऐड कर देंगे। समाकलन मतलब वही थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक कार्य को हम क्या कर दिया, समाकलित कर दिया। लेकिन डी डब्ल्यू बराबर हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, इसको समीकरण नंबर 1 करते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर निकाले हैं टाउ इंटू डी थीटा, यहाँ रख दीजिए, या करके लिखेंगे, या डब्ल्यू बराबर इंटीग्रल थीटा 1 टू थीटा 2 समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। अब हमको समाकलन करना है डी थीटा यानी थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है टाउ का, लेकिन टाउ भी यहाँ पे निकाले हैं पी ई साइन थीटा। एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू रखेगी ये समीकरण, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से रखा गया है। ठीक है, और इससे पहले जो हम रखे हैं, इसके बाद जो हम रखेंगे वो समीकरण 1 से रखेंगे। तो
थीटा 1 से थीटा 2 को घुमाए, टाउ की वैल्यू कितनी, पी ई साइन थीटा। अब ये कहाँ से रख दिया, तो हमने समीकरण 1 से रख दिया, ठीक है, समीकरण 1 से रख दिया। अब देखिए, और साथ में डी थीटा भी है, साथ में डी थीटा। अब देखिए P बराबर होता है Q इंटू 2L, यानी अगर हम एक बार वैद्युत द्विध्रुव बना दिए तो आवेश की मात्रा फिक्स हो जाती है, दोनों के बीच की लंबाई भी फिक्स हो जाएगी, वो भी नियत हो जाती है, यानी P कांस्टेंट बाहर, क्योंकि Q भी नियत होता है, 2L दोनों के बीच की दूरी भी नियत होती है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। दूसरा, जिस वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं उसकी भी तीव्रता समान होती है, नियत होती है, वो भी बाहर। चेंज कौन सा हो रहा है, ऐसा नहीं थीटा चेंज हो रहा है, कभी हम थोड़ा सा कोण घुमा रहे हैं, कभी ज्यादा कोण घुमा सकते हैं, हमारा मन किया तो थोड़ा घुमा, हमारा मन किया तो पूरा घुमा दिए, 360 घुमा दिए, यानी थीटा चेंज हो रहा है, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो P कांस्टेंट बाहर, E कांस्टेंट बाहर, बचा कौन, थीटा। इसी का समाकलन करना है, साइन के साथ है, तो साइन का समाकलन W बराबर इंटीग्रल थीटा 1 से थीटा 2, P कांस्टेंट है बाहर कर ले और मिटा इसको अच्छे से। W बराबर हो जाएगा P कांस्टेंट बाहर, E कांस्टेंट बाहर, बचेगा थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। और इसका समाकलन करते हैं, तो साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, आप लोग समाकलन किए होंगे, साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, तो W बराबर लिख देंगे P E और माइनस कॉस थीटा, साइन का समाकलन हो गया माइनस कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, एक बार लिख देंगे थीटा 1 और एक बार लिख देंगे थीटा 2। एक काम करते हैं, इस माइनस को जरा बाहर निकाल देते हैं, W बराबर हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा का समाकलन हो गया है, कॉस थीटा साइन का समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 तक, माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, बचा गया कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख देंगे, तो W बराबर होगा माइनस पी ई अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1, ठीक है, ये हो गया। अब जो बाहर माइनस था, उससे गुणा कर देते हैं अंदर, तो माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा W बराबर पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हो गया थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। इसको अच्छे से लिख दें, आप लोग को देख एक बार अच्छे से, तो W बराबर हो गया पी ई, समझ लीजिए, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। इसको डिब्बा में पैक कर लीजिए आप लोग। अब सुनिए, अब हमको क्या करना था, हमको तो अस्थायी अवस्था में रखा था वैद्युत द्विध्रुव, जो सबसे पहले बताए थे कि अस्थायी अवस्था में रखा था, उसको थीटा कोण तक घुमाना था, यानी पहले किस अवस्था में रखा था, अस्थायी अवस्था में, यानी पहले बनने वाला कोण कितना, 0 अंश, शुरू में बताए थे, यानी थीटा 1 कितना होगा, 0 अंश, और उसको कितना कोण घुमा रहे हैं हम, थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो यानी थीटा 2 कितना, ठीक है, थीटा 2 कितना, तो थीटा होगा। तो अब लिखेंगे कि अस्थायी अवस्था से थीटा कोण, अस्थायी अवस्था से थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य, अस्थायी अवस्था से थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य, तो जब अस्थायी अवस्था तो थीटा 1 0 और थीटा 2 थीटा हो जाएगा, तो जब यहाँ रखेंगे तो cos 0 अंश का मान 1 और माइनस cos थीटा 2 की जगह रख देंगे cos थीटा, तो हमारा सूत्र निकल के आ जाएगा W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। ये भी एक सूत्र है, लेकिन ये सूत्र कंडीशन के साथ है कि पहले इसको किस अवस्था में रखना है, अस्थायी अवस्था में रखना है। अगर अस्थायी अवस्था में क्वेश्चन में न कहे तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये तो इससे निकल के आया है, ठीक है। तो अगर आपसे कहे कि पहले वैद्युत द्विध्रुव को 30 अंश रखा गया था, बाद में 60 अंश रख दिया गया, बताइए कितना कार्य हुआ, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे।
और जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि अस्थायी अवस्था से या वैद्युत क्षेत्र के अंदिश रखा गया था और उसको 45 अंश या 60 अंश कोण घुमाया गया, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र सभी स्थितियों में लागू होगा। ये सूत्र तब लागू होगा जब वैद्युत विधुओं को पहले अस्थायी अवस्था में रखा गया। तो क्या किया गया है समझ में आया? सबसे पहले हम लोग वैद्युत विधुओं को वैद्युत क्षेत्र के अंदिश रखें, थीटा कोण घुमाएं और कितना कार्य हुआ उसको निकालें। उसके लिए हम लोग क्या किए, पहले वैद्युत विधुओं को थीटा कोण पर स्थित किए, वहां पे लगने वाला बलागुण निकाले, फिर उसके बाद डी थीटा कोण विस्थापित किए, लगने वाला कार्य निकाले, फिर उस कार्य को हम लोग समाकलित कर दिए एक निश्चित कोण से एक निश्चित कोण तक, और वो कोण था θ1 से θ2 कोण तक। तो कार्य का समाकलन किए तो dw हो गया, dw की जगह टाउ इंटू डी थीटा, और टाउ की जगह हम लोग पी साइन थीटा डी थीटा रख दिए, p कांस्टेंट e कांस्टेंट बाहर, साइन का समाकलन कर दिए, माइनस कॉस आ गया, माइनस को बाहर किए, फिर कॉस आ गया, कॉस तो अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दिए, फिर माइनस से अंदर गुणा कर दिए, हो गया पी cos थीटा माइनस cos थीटा 2, अस्थायी अवस्था के लिए पी 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो चलिए माना लिखिए, माना लिखिए, माना ए बी एक वैद्युत विधुः है, ए बी एक वैद्युत विधुः है जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है। थीटा कोण पर रखा गया है। ओके, देखिए तब इस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, तब इस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, इसी को हम लोग बल आघूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण। अब यहां से लिखना शुरू करेंगे, टाउ बराबर पी साइन थीटा, समीकरण 1, यहां से लिखेंगे, यहां तक जाएंगे, फिर यहां तक जाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए हम लोग किया गया कार्य निकाल लिए थे। इस चैप्टर की आखिरी हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विधुः की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इस चैप्टर की आखिरी हेडिंग है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल को लगाएंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विधुः की स्थितिज ऊर्जा, ये हमारा हेडिंग है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विधुः पर किया गया कार्य, यानी उसको घुमाते हैं अगर हम हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। ये हेडिंग है वैद्युत विधुः की स्थितिज ऊर्जा। तो एक बात तो हम लोग कक्षा 11 से पढ़ रहे हैं कि किसी पेड़ पर हम अगर जितना कार्य करके अगर उसकी स्थिति विस्थापित करते हैं, उसकी स्थिति अगर चेंज करते हैं, तो उसके पास उतनी ही एनर्जी स्टोर हो जाती है स्थिति ऊर्जा के रूप में। तो ये तो क्लियर है कि हम लोग जितना कार्य करेंगे वही स्थिति ऊर्जा होगी, लेकिन वहां पे जो सूत्र आया था थोड़ा सा स्थिति ऊर्जा में वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा ही थोड़ी सी चेंज है। इसमें हम लोग वैद्युत विधुः को रख कर घुमाते नहीं है, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, अनंत से आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं और फिर उसको घुमाते हैं और किया गया कार्य निकालते हैं। तो देखिएगा, अनंत से हम आवेश को दो तरह से ला सकते हैं। पहले देखिए, मान लीजिए कि एक वैद्युत क्षेत्र है ये, तो हमको अनंत से वैद्युत विधुः को लाना है, तो हम दो तरीके से ला सकते हैं। एक तो हम इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदिश ले आए, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश ले आए और उसके बाद थीटा कोण घुमाए, तो जितना कार्य होगा वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हुआ था कि पहले इसको ऐसे रखे थे, फिर थीटा कोण घुमाए, जितना हुआ उतनी ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। दूसरा ये है कि हम इसको परपेंडिकुलर लाएं, ऐसे लंबवत लाएं, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले आए और उसके बाद थीटा कोण घुमाए। ठीक है, पहले इसके लंबवत ले आए और उसके बाद थीटा कोण घुमाए, कितना कार्य हुआ, जितना कार्य हुआ वही ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो परिभाषा कौन सी होती है? तो परिभाषा में हम लोग ये वाली नहीं लेते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लेते हैं इसको समझिए कि अगर मेरे पास ये वैद्युत विधुः है एक, मान लीजिए कि ये मेरे पास वैद्युत विधुः है, इधर समझा देते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, एक बना देते हैं, समझा देते हैं।
एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, हमको अनंत से वैद्युत विभव को लाना है, ठीक है। तो हमने अनंत से उठाया वैद्युत विभव को यहाँ पे लिया है। अगर हम वैद्युत विभव को चलो यहाँ पे ले आए, मान लो इस पॉइंट पे ले आए, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो क्या दोनों आवेश बराबर दूरी तय किए? आंसर है नहीं, दोनों बराबर दूरी नहीं तय किए। अगर हम अनंत से उठा के ला रहे हैं तो ये वाला आवेश जो इधर वाला आवेश है -q और ये +q, ये कम दूरी तय किया और ये ज्यादा दूरी तय किया। +q कितना दूरी ज्यादा तय किया? जितनी उसकी लंबाई है। अगर उसकी लंबाई 2l है तो 2l दूरी ज्यादा तय कर लिया, और अगर ज्यादा दूरी तय किया तो कार्य ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यहाँ विस्थापन कम है, यहाँ विस्थापन ज्यादा है, कार्य कुछ और हो गया। तो फिर यहाँ कार्य निकल गया, यहाँ कार्य निकलेगा, फिर जब यहाँ कार्य निकलेगा फिर उसको घुमाएंगे तो कार्य निकलेगा, और सभी कार्य को जोड़ेंगे तो तामझाम बढ़ जाता है। तामझाम बढ़ने का मतलब कि ये फॉर्मूला फिर सही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर हमको घुमाने में किया गया कार्य निकालना है और स्थिति ऊर्जा निकालना है तो हमको विस्थापित करने में कार्य नहीं लेना है हमको। तो यहाँ पे देख रहे हैं विस्थापन कम अधिक हो रहा है, इसलिए कार्य आएगा कुछ न कुछ, इसलिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश नहीं लाते हैं, हम लोग कैसा लाते हैं? लंबवत लाते हैं। अब लंबवत लाने में क्या होगा देखो, कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र के ऐसे लंबवत ले आए, इसको लाए और एक आवेश यहाँ तक वैद्युत विभव को हमने ऐसे ले लंबवत, लंबवत ले आए, ये +q है और ये -q है, तो क्या दोनों बराबर दूरी तय किए? आंसर है जी, दोनों बराबर दूरी तय किए। अगर दोनों बराबर दूरी तय किए तो कुल कार्य कितना हो गया? इनके कारण शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि इसके कारण कार्य प्लस में आएगा, इसके कारण कार्य माइनस में आएगा, टोटल मिलके 0। तो यहाँ कार्य शून्य हो गया। अब कार्य शून्य हो गया तो बस हमको घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, और घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे वही ऊर्जा के उसमें संचित हो जाएगी। समझ में आया? तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश नहीं ले आते हैं, बल्कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले आते हैं और उसके बाद घुमाते हैं। यानी अगर हम आपसे कहें कि θ1 कितना, तो आप क्या कहेंगे? 90 अंश। भैया कितना? 90 अंश, 0 अंश नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्य कुछ गलत हो जाता है, थोड़ा सा कार्य बढ़ जाता है, इसलिए उसको नहीं लेते हैं। यहाँ पे 90 अंश पहले कहाँ रखेंगे? 90 अंश पे। वैद्युत अनंत लाएंगे 90 अंश के कोण पर, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाएंगे 90 अंश के कोण पर, और उसको कितना कोण घुमाएंगे? थीटा कोण घुमाएंगे। उसको मान लो हमने थीटा कोण घुमाया, तो θ2 कितना? थीटा। तो जो वैद्युत विभव की स्थिति ऊर्जा निकालते हैं उसमें हम लोग θ1 लेते हैं 90 अंश और θ2 लेते हैं थीटा, और किया गया कार्य निकालते हैं, और जितना कार्य होगा वही ऊर्जा के रूप में संचित होगी। ठीक है, तो चलिए फिगर बनाते हैं इसका। समझ में आ गया होगा आपको? परिभाषा लिख लेते हैं तब तक परिभाषा लिखिए वैद्युत विभव की स्थिति ऊर्जा का। बोले, लिखिए, अनंत से किसी वैद्युत विभव को, अनंत से किसी वैद्युत विभव को अनंत से किसी वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत लाकर, अनंत से किसी वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत लाकर, वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत लाकर उसे लंबवत लाकर उसे वर्तमान स्थिति तक, वर्तमान स्थिति मतलब चाहे तो 30 अंश घुमाए, चाहे 45 अंश घुमाए, चाहे 60 अंश घुमाए, जितना घुमाएंगे, ठीक ना, वर्तमान स्थिति तक लाकर, वर्तमान रुक जाइए, लाकर उसे वर्तमान स्थिति तक घुमाने में, वर्तमान स्थिति तक घुमाने में वर्तमान स्थिति तक घुमाने में कृत कार्य को वैद्युत विभव की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत विभव की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये फिगर है,
पहले हमने अनंत से लाया इसको लंबवत और उसके बाद थीटा कोण घुमाया, ठीक है। तो किया गया कार्य कितना है उसको निकाला जाए, स्थिर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चलो लिखेंगे, देखो देख लो। अब हम जानते हैं कि θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, कोण तक घुमाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, हम लोगों ने निकाला PE cos θ1 माइनस cos θ2 होता है, यही तो होता है, cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। अब हमको करना क्या है, पहले कहाँ रखे हैं 90 अंश पर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे हैं और उसके बाद उसको थीटा कोण तक घुमाए हैं। तो लिखेंगे इसलिए θ1 बराबर कितना 90 अंश, θ1 बराबर 90 अंश से θ2 बराबर कितना थीटा, कोण तक घुमाने में कृत कार्य, कोण तक घुमाने में कृत कार्य को अगर हम W से दिखाएं तो W बराबर होगा PE cos 90 अंश θ1 90 अंश माइनस cos θ2 यानी थीटा, ठीक है। cos 90 अंश की वैल्यू 0 होता है, cos 90 अंश की वैल्यू 0 हो गया, तो W बराबर हो गया PE 0 माइनस cos थीटा, तो मिलेगा कितना माइनस cos थीटा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा साथ में, तो W बराबर हो जाएगा माइनस PE cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया किया गया कार्य, और यही कार्य क्या होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। लिखेंगे यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, इसलिए स्थितिज ऊर्जा किसकी, वैद्युत विद्युत की मात्रा क्या होगा, उसका ऊर्जा का मात्रक हमेशा जूल होता है, इसलिए मात्रक जूल होगा। स्थितिज ऊर्जा को अगर हम U से दिखाएं, पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाएं, तो U बराबर होता है सूत्र माइनस PE cos थीटा, ठीक है, माइनस PE cos थीटा, ओके। ये हो गया सूत्र, नोट कर लीजिए इसको। और आज की पढ़ाई बस यही समाप्त करते हैं हम लोग। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पहले चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, छांट के हम लाएंगे कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हर उस टाइप का हर एक क्वेश्चन बता देंगे आपको, और फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे गॉस की प्रमेय। तो आज की वीडियो में इतना ही, नोट कर लीजिएगा इसको, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।